देखिए हमने अब तक 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स में हमारा पहला चैप्टर था क्लास 10th का रियल नंबर्स, सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल्स और 15 चैप्टर था हमारा प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट बेसिक्स के साथ जो क्वेश्चन जरूरी थे एक्सप्लेन करना वो मैंने आपको समझा दिए हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ताकि कुछ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस भी करें। खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको केवल वही क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर समझाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं या जिसमें कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको वो 3 चैप्टर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ पूरे वीडियोस के साथ। उन वीडियोस को देखकर आप उस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके बेसिक्स से आप सारे ऑब्जेक्टिव्स कवर कर सकते हैं। हमारा 4th चैप्टर जो आ रहा है इसी सीरीज में है वो है स्टैटिस्टिक्स। आपको दिख रहा है क्लास 10th की बुक में आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का आप सभी को मालूम है मीन मीडियन मोड्स का कैलकुलेशन करना होता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका मीन, सेकंड पार्ट है आपका मोड, थर्ड पार्ट है आपका मीडियन और आपका जो 4th पार्ट है वो है ओगिव ड्रॉ करना। ओगिव भी मीडियन निकालने की ही मेथड है। हमारा 4 पार्ट्स में चैप्टर जहाँ डिवाइडेड है उसका पहला पार्ट है हमारा मीन और हमें आज मीन के टॉपिक को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स, आपकी पहली हेडिंग है मीन। तो मीन एक्चुअल में होता क्या है? मीन इज अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज द mean is a set of observations is a sum of all observations divided by the number of the observation। मतलब मीन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन का एक ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होता है कि सारी ऑब्जर्वेशन का जो सम होता है वो उन जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके नंबर से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको 5 ऑब्जर्वेशन दी हैं तो उन पांचों के सम के अपॉन में वो 5 को हम रख देंगे। मतलब देखिए टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे आपके पास? 5 और उनका सम हो जाएगा ऊपर। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप रखते हैं तो आपको मिल जाता है मीन। क्लियर है? ये हो गया आपका मीन। मीन को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से। मीन का सिंबल होता है, हर जगह मीन नहीं लिखा जाता है, केवल एक्स और उसके ऊपर बार लगा दिया जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है? आपका मीन होता है। ठीक है, अब मीन कैलकुलेशन करने से पहले आप लोगों ने क्लास 9 में भी मीन टॉपिक को पढ़ चुके हैं क्योंकि क्लास 9 में भी आपको स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना? आपने जो क्लास 9 में पढ़ा था वो आपने डेटा का अनग्रुप्ड फॉर्मेट पढ़ा था। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेट है आप लोग क्लास 9 में कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, डेटा का अनग्रुप्ड फॉर्मेट आपने वहां पर देख चुके हैं। वहां मीन में आपने कहा ये वाली मेथड जो मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई ये मेथड आपने वहां पे फाइंड करी थी। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर पहले डाटा समझ लेते हैं। देखिए डेटा का मतलब क्या होता है? मतलब हम अलग अलग वैल्यूज नंबर्स वगैरह जो हम अलग अलग फील्ड के किसी चीज़ों से कलेक्ट किया जाता है और उसके डेटा के बेसिस पर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि पॉसिबिलिटीज निकाली जाती है कि सेंट्रल वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं। ठीक है, तो डेटा का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो डेटा पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डेटा किस टाइप के होते हैं? देखिए डेटा के 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। देखिए प्राइमरी डेटा मतलब होता है ऐसा डेटा जो साइंटिस्ट या पर्टिकुलर कोई एक पर्सन एक किसी चीज के लिए खुद कलेक्ट करे। ठीक है, मतलब ऐसा डेटा जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा हो फील्ड से या फिर अलग अलग ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, उस डेटा को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या होता है कि जो पर्सन होता है, अथॉरिटी पर्सन होता है, वो अलग अलग चीज़ों से पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के अलग अलग डेटा को क्या करता है? इकट्ठा करता है और उसके बेसिस पर उसको सॉल्व करता है। उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है जिसमें ऑलरेडी जो डेटा है वो स्टोर्ड हो, आप स्टोर्ड डेटा को यूज कर रहे हो। मतलब डेटा आपको ऑलरेडी गिवन हो, उस गिवन डेटा से आप क्या करें? सॉल्यूशंस को आगे फर्दर प्रोसीजर करें उसका। ठीक है, तो वो हो जाता है आपका सेकेंडरी डेटा। मतलब प्राइमरी डेटा का मतलब आप समझ गए होंगे ऐसा डेटा जो इकट्ठा किया जाता हो, और सेकेंडरी डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जो ऑलरेडी पहले से इकट्ठा हो उसको आप यूज कर ले, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये तो हो गए भाई टाइप डेटा कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब आप जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको डेटा के मेनली 2 फॉर्मेट होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। आपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं अनग्रुप्ड डेटा। तो पहले मैं मीन के लिए आपको अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला बता देता हूं। तो फॉर अनग्रुप्ड डेटा, और अनग्रुप्ड डेटा जो मीन होता है वो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई डेटा अनग्रुप्ड दिया हो, अनग्रुप्ड डेटा का मतलब देखिए जैसे मैं मानो 2 4 6 8 10 12, ठीक है ना, ये मुझे एक डेटा दिया हुआ है। तो ये देखिए अनग्रुप्ड है, इनका कोई ग्रुप नहीं ही बना हुआ है। और अगर मैं इसी डेटा को इस तरीके से लिखूं 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 और 10 to 12, तो देखिए ये अब बना चुका है ग्रुप। ठीक है ना, तो ये अब ग्रुप के फॉर्म में अरेंज हो चुका है।
तो इसे हम बोलेंगे ग्रुप्ड डेटा। तो ये होते हैं आपके डेटा के दो टाइप। अगर डेटा इस तरीके से दिया गया है तो ये आपका होता है अनग्रुप्ड डेटा, और डेटा अगर इस तरीके से दिया है तो डेटा आपका होता है ग्रुप्ड डेटा। आपने ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूला इस तरीके से आप मीन को निकाल सकते हैं। अगर इसका मीन आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 से क्या करेंगे आप इसे डिवाइड। अब आप सम कर लें सभी का, क्या होगा सम, तो देखिए 12 + 10 आपका हो जाएगा 22, 22 और 8 आएगा 30, 30 और 6 आएगा 36, 36 और 4 40 और 2 42/6 डिवाइड कर लीजिए। 6 1 जा 6 और 6 7 जा 42, तो आपको जो मीन हो जाएगा वो क्या आएगा 7। आपने क्लास 9th में इस तरीके से मीन निकालने की प्रोसीजर देखी थी, और एक मेथड था, एक क्वेश्चन था, उस टाइम आप डीपली से नहीं पढ़ पाए थे। आपकी बुक में केवल एक या दो ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि ग्रुप डेटा के थे। तो हम करते हैं आगे, अब ग्रुप डेटा के लिए आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। चलिए, जो ग्रुप डेटा है, इस ग्रुप डेटा में मीन निकालने के लिए आपके पास टोटल 3 मेथड्स आपको प्रोवाइड की गई हैं। एक एक करके हर एक मेथड में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर करके अलग अलग मेथड दी गई है। जैसे देखते हैं फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है ना। अब आपको डेट में ग्रुप डेटा का आपको टाइप बता चुका हूँ कि ग्रुप डेटा हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्रुप डेटा के लिए आते हैं तो पहली मेथड होती है आपकी डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड होती है, ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ चुके हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fx। मैं आपको काफी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा रहा हूँ। बुक वगैरह में आपको fi xi fi नीचे इस तरीके से लिखा आता है, ठीक है ना। fi का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी और ith टर्म तक, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर को अरेंज किया जाता है वो बताता है कि किस टर्म तक आपका ये वैल्यू ली गई है। क्लियर है। चलिए इसको हम आगे का देखते हैं सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, समीशन fx अपॉन समीशन f जो होता है वो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो f होती है, ठीक है, f को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आप सभी को मालूम है कि नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आई है उससे हम क्या बोलते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो x होता है वो आपका होता है क्लास मार्क्स, ठीक है ना। अब क्लास मार्क्स कई बच्चों को नहीं मालूम होगा क्या होता है, तो क्लास मार्क्स में आप सभी को बता देता हूँ। जैसे अभी हमने डेटा का टाइप लिया था, ग्रुप डेटा का 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 मान लीजिए आपका चाहिए ग्रुप डेटा। ये क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे, ठीक है ना, ये क्लासेस का इंटरवल है। तो क्लास मार्क्स का मतलब होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। क्लास मार्क्स का एक फॉर्मूला होता है निकालने का। क्लास मार्क्स को डिनोट किया जाता है x से, ठीक है ना। x बार मतलब मीन होता है, वो केवल x मतलब होता है क्लास मार्क। इसका मतलब होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क मतलब आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई एक क्लास, इसे हम क्लास बोलते हैं। जब आप डेटा को क्या करते हैं, ग्रुप के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो हर एक जब ये ग्रुप बनता है इस पर्टिकुलर ग्रुप को कहा जाता है क्लास, ठीक है ना। ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, अलग अलग क्लासेस है। अब इस क्लास की जस्ट सेंटर वाली वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो होती है उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क। एवरेज वैल्यू का आप सभी को मतलब मालूम होगा कि बिल्कुल सेंटर की वैल्यू। तो देखिए जो क्लास 2 और 4 है, इस क्लास 2 और 4 की सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, तो हम निकालें तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो आपका 2 प्लस दी अपर लिमिट मतलब पीछे वाली लिमिट, ठीक है ना, और ये लिया जो आगे 2 दिया है मतलब लोअर लिमिट आगे वाली, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज का, अपर लिमिट यहाँ 4 होगी, लोअर लिमिट यहाँ 2 होगी। तो आप चाहे तो 2 + 4 लिख दें, 4 + 2 लिख दें, बात वही होती है। तो 4 + 2 अपॉन 2 ये हो जाएगा कितना, 6/2। ये आपका आंसर आ गया 3। कई ऐसी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस में आप डायरेक्टली क्लास वैल्यूज निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। जैसे आप यहाँ देख कर सकते हैं कि 4 और 6 का जो क्लास मार्क होगा वो क्लास मार्क होगा आपका 5, ठीक है ना भाई। 6 और 8 का होगा आपका क्लास मार्क 7। कई ऐसे क्लासेस आती हैं जिसमें क्या होता है, डेसिमल्स में क्लासेस आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, तो उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम जा सकती है। इसीलिए क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ यहाँ पे, कि क्लास मार्क्स हम जो निकालते हैं वो उस तरीके से निकालते हैं कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। आपकी अपर लिमिट थी 4, लोअर लिमिट थी 2, दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपको क्या जाएगा। देखिए ये मेथड आपकी एवरेज निकालने की भी होती है, इसलिए मीन का एक और जो नाम है, जो मीन का आपका दूसरा नाम है, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, ठीक है ना। कई बार ऑब्जेक्टिव से पूछा जा सकता है अनदर नेम ऑफ मीन, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लास मार्क्स मैंने आपको समझा दिया है। क्लास मार्क एक्चुअल में होता क्या है कि केवल जो आपकी क्लास दी है उसकी सेंट्रल वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2।
यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा? चलिए करें इसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले मेथड आपके सामने मैंने बताई आपको। सेकंड जो मेथड है वो आपकी स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी सेकंड मेथड जो है वो आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड है। थर्ड मेथड आपकी स्टेप डेविएशन है। तीनों मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, ठीक है ना। एज्यूम्ड मीन मेथड आएगी, थर्ड मेथड आपकी है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है आपको यहाँ तक? अब एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ केवल एफ डी के अपॉन में देखिए यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है डी। जैसे आप चैप्टर जो आपके मतलब मेथड दी है वो है आपकी एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में केवल एक नई वैल्यू इंट्रोड्यूस होती है डी। डी को हम कहते हैं डेविएशन। जो डी है उसका मतलब होता है डेविएशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए, ठीक है ना। एक्स माइनस ए, देखिए एक नई टर्म आपके सामने दिख रही है यहाँ पे आपको ए। ये जो ए है यही आपका एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन तो आप मान लेते हैं कि ये इसका क्या होगा, मीन, क्योंकि मीन का मतलब होता है मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है ना। मीन को हमें मीन और मीडियन ये दोनों एक सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, और इनका जो कैलकुलेशन होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। इसका जो आंसर आता है मतलब बीच की वैल्यू। क्लियर है? तो एज्यूम्ड मीन मतलब होता है कि हम सॉल्यूशन से पहले एक आंसर को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीन हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो जो आपका फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए इज प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। इसमें जो डी है वो है आपका डेविएशन, और डी की जो वैल्यू निकालते हैं वो किस तरीके से निकालते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ये डी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, बिना फॉर्मूला यूज करे आप कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे थर्ड जो आपका टॉपिक आता है, थर्ड आपकी जो मेथड का नाम है उसे हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। थर्ड मेथड आपकी है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू एच, ठीक है। यहाँ जाएगा, आप देखिए अब नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है एच। तो एच का मतलब क्या होता है, एच का आप जो दिख रहे हैं ये आपके क्लास का साइज होता है, ठीक है ना। एच का मतलब होता है क्लास साइज। मतलब जैसे ये देखिए आपके पास एक क्लासेस है, इस क्लास का साइज कितना है, ये 2 से 4 तक गई है, तो 2 3। अब देखिए क्लासेस के जो इंटरवल्स होते हैं ये भी आपको 2 पैटर्न्स के होते हैं। मैंने क्लास 9th में आपको पढ़ाया था, इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म, ठीक है ना। इंक्लूसिव मतलब आप अगर अपर लिमिट जो है उसको इंक्लूड करें तो वो आपका हो जाएगा इंक्लूसिव फॉर्म, और अगर अपर लिमिट को यहाँ छोड़ के यहाँ पे गिन रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्सक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव इन मतलब अंदर करना, मतलब जब अपर लिमिट को जब पहली क्लास में गिन लें आप, ठीक है ना, तो वो आपका हो जाएगा इंक्लूसिव। और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अपर लिमिट को आप क्या करें, पहली क्लास में ना गिनकर अगली क्लास में उसको इंक्लूड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी आपकी अपर लिमिट। क्लियर है? वैसे आप क्लास साइज का भी इजीली निकाल सकते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें तो 4 में से 2 इस क्लास का साइज कितना हो जाएगा, 2। यहाँ भी देख लीजिए क्लास का साइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ग्रुप डेटा के, तो ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको एक चीज जो पहले नोटिस करनी होती है कि क्लास साइज हर जगह सेम है या नहीं। ग्रुप डेटा में एक ये बेनिफिट होता है कि क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं आप चेक कर सकते हैं, अगर उसका क्लास साइज क्या है, प्रॉपर है या नहीं, और अगर नहीं है तो आपको उसका क्लास साइज को प्रॉपर करना पड़ता है, ठीक है। तो क्लास साइज मतलब यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह, अगर बीच में यहाँ अलग गैप है, यहाँ अलग गैप है, यहाँ अलग गैप है, यहाँ अलग गैप है, तो क्वेश्चन उसमें क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आप सबसे पहले जो मेंटेन करेंगे, जो चेक करेंगे होता है क्लास साइज, मतलब ये कितनी वैल्यूज इसके अंदर आ रही हैं। उसके लिए फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, क्लास साइज आप निकाल सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। जो आपका क्लास साइज होता है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। मतलब आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या कर सकते हैं, माइनस करके आपका क्लास साइज निकाल सकते हैं। जैसे इसका क्लास साइज क्या होगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 हो रहा है, 6 में से 4 माइनस करें तब भी 2 हो रहा है, 8 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 2 हो रहा है, और 10 में से 8 माइनस करेंगे तब भी आपका क्लास साइज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो h मतलब होता है क्लास साइज। आप कोई भी क्लास में से अपर और लोअर लिमिट को आप आपस में जो है माइनस कर लीजिए। अपर लिमिट बड़ी होती है इसलिए वो आगे आएगी और लोअर लिमिट पीछे आएगी, इसे माइनस करके आपको क्लास साइज मिल जाएगा।
इसमें जो नई चीज देखो जो आई है वो आपका दिख रहा है आपको यहाँ पे u, ये u इसमें नया जो यूज हुआ है, u का मतलब होता है, देखिए आपने d पढ़ चुके हैं, इस d से मिलके u बना हुआ है ये x माइनस a अपॉन h, इसे हम u को बोलते हैं स्टेप डेविएशन। u जो आपको ये u दिख रहा है, इस u का नाम होता है स्टेप डेविएशन और यहाँ पे d का नाम होता है डेविएशन। क्लियर है? तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखिए क्या है, स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला बन रहा है एक्चुअल में वो यही है, x माइनस a को तो आप d भी बोलते हैं, डेविएशन अपॉन h, मतलब हर डेविएशन के अपॉन में आप क्या रखते जाएंगे, h को रखते जाएंगे, क्लास साइज से उसको डिवाइड करते जाएंगे और ये देख लेंगे कि हर स्टेप के बीच में कितना डेविएशन आ रहा है। ठीक है ना? अज्यूम्ड मेथड में डेविएशन मतलब x माइनस a होता है। जब आप टेबल बनाएंगे तो x की जो कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपका टेबल है, मान लीजिए x निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा x आपका 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है ना? तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, एक अज्यूम भी ले सकते हैं अपने मन, जैसे मैंने अपने मन से इसको मान लिया है a, एज्यूम्ड मीन एज्यूम करा है मैंने, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर किसी वैल्यू को हमने मीन एज्यूम करके बीच में मान लिया है। अब इस वैल्यू से हर स्टेप में अलग अलग क्या होगा, एक डेविएशन होगा। ठीक है ना, कि यहाँ से देखिए ये इनमें से कुछ भी मीन हो सकता है, मतलब आपने इसे माना है तो हर स्टेप में कितना डेविएट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डी। कितना डेविएट कर रहा है, जैसे देखिए भाई यहाँ पे a की वैल्यू आपने 5 मान चुके हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, जब आप इससे -5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2, यहाँ तो करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे से -5 करेंगे तो आंसर आएगा 2 और यहाँ -5 करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो देखिए हर स्टेप में डेविएशन कितना हो रहा है, यहाँ पे एज्यूम मीन आपका 5 है तो यहाँ पे डेविएशन 0 होगा क्योंकि आपने इसी को क्या माना, एज्यूम्ड मीन। अब दूसरे वाले में आए तो यहाँ पे -2 डेविएशन आ रहा है कि यहाँ और इसमें जो स्टेप में इतने का अंतर है, यहाँ और यहाँ की जो मीन है इसमें इतने का अंतर आ रहा है, तो आपका एज्यूम्ड मीन का अलग अलग जो x की वैल्यूज हैं उससे अंतर कितना आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका x नहीं d, डेविएशन। ये तो आपका हो गया डेविएशन। ठीक है ना? अब स्टेप डेविएशन का मतलब होता है कि हर स्टेप में कितना डेविएशन आ रहा है, वो तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको काफी इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज पहली बार में समझाना जरूरी नहीं होता है। जो चीज जब आपको ज्यादा अच्छे से समझाई जा सके, मैं उस चीज को उसी टाइम समझाता हूँ जो आपके दिमाग पे ज्यादा अच्छे से हिट करती है। यहाँ तक आपको समझना यही था कि मीन निकालने की जो मेथड्स होती हैं, पहली मेथड है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड मेथड जो मेथड है आपकी वो स्टेप डेविएशन मेथड्स। तीनों मेथड की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, तीनों मेथड को अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। जैसे जब डेटा बहुत ज्यादा बड़े हों, ठीक है ना, तो इस मेथड को यूज करने में जो कैलकुलेशन है वो हमारा काफी टाइम यूज हो जाता है और कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ होने की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है ना? इसलिए क्या होता है कि जब बड़े डेटास होते हैं, जब हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करते हैं, क्योंकि इस मेथड का फॉर्मूला भले ही थोड़ा सा बड़ा हो, बट फॉर्मूला बड़ा होने के साथ इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है। जो फॉर्मूला है वो केवल बड़ा दिख रहा है, इसको हम और बोल सकते हैं